हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 को इस वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको भाई पिछली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई यह एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें भाई यहाँ दो बातें पढ़ना बहुत जरूरी है। भाई पहली चीज हो गई फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और भाई दूसरी चीज होगी प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शंस। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों चीजों को भाई एकदम बारीकी से देख लेंगे। अगर भाई आपको ना ये दो बातें एकदम समझ में आ गई तो भाई एक्सरसाइज आपसे बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इन दोनों बातों को हम बारी बारी से देख लेंगे और भाई इन पर बेस्ड ना एक दो उदाहरण भी देखेंगे। अब भाई हम आते हैं अपने टॉपिक फलनों का संयोजन पर, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब भाई ये फलनों का संयोजन क्या होता है कि जब हम एक दो या अधिक फलनों को आपस में मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फलनों का संयोजन। अब भाई इसे एक आप उदाहरण द्वारा देख लो। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर x²। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन का मान x² वैल्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप x बराबर 4 रखो तो भाई सामने आ जाएगा 4 का वर्ग, 10 रखो तो भाई सामने आ जाएगा 10 का वर्ग, x बराबर हाथी रख दो तो भाई सामने आ जाएगा हाथी का वर्ग। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप x के मान रखोगे तो हमें फलन का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां x का मान कोई संख्या न रखकर कोई दूसरा फलन ही रख दें, भाई x की जगह पर अगर हम कोई दूसरा फलन रख दें, अब भाई दूसरा फलन कौन, कोई फलन मान लो, जैसे भाई gx को मान लो। भाई मान लो कि gx का मान है sin x। ठीक है भाई, तो हमने कोई दूसरा फंक्शन मान लिया है gx जिसका मान है sin x। अभी हम क्या करेंगे ना, हम x की जगह पर वो gx रखने वाले हैं। अब कैसे रखोगे, ध्यान देना भाई। अब क्या करना है, जहां पे x है वहां आप gx रख दो इस प्रकार से। तो भाई इसका मान क्या हो जाएगा, तो भाई जैसे ही आप x की जगह gx रखोगे, सामने क्या है x², तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा gx का स्क्वायर। और भाई gx का मान क्या है, gx का मान है sin x, तो भाई इसका हो जाएगा वर्ग। और भाई यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x। तो भाई जब हम x की जगह पर कोई फलन रख देंगे तो उसे हम बोलते हैं फलनों का संयोजन। अब जैसे यहां लिखा है f इंटू gx, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f ऑफ gx। अगर आप कहीं पर f के अंदर x की जगह gx रख दोगे तो भाई उसको हम बोलेंगे f ऑफ gx। भाई साधारण में इसे हम कभी कभी fog x भी कह देते हैं। तो भाई अगर हमें कभी fog x निकालना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमें f के अंदर gx रखना होगा। और भाई इस प्रकार से हम रख सकते हैं और हमारे fog x का मान क्या आ गया, sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसका उल्टा हम वहां पे कर सकते हैं। जैसे भाई ये लिखा है gx बराबर sin x। अगर हम यहां x की वैल्यू x ना रखकर fx रख दें, अंदर उसके एक फलन रख दें, जैसे ऐसे भाई कर लो। x की जगह हमने क्या रख दिया, fx, तो इस बात को आप क्या बोलोगे, g ऑफ fx, g ऑफ fx। इसको भाई साधारणतया आप गॉफ x भी बोल सकते हो, लेकिन भाई सही से उच्चारण क्या होता है, g ऑफ fx। इसका मतलब होता है f ऑफ gx, fog x और गॉफ x। अब भाई मान रखो यहां पे, अब g के अंदर fx का मान रखना है, तो भाई g के अंदर आप क्या रख दोगे, fx क्या है, x² है, तो यहां लिख दोगे gx²। gx का मान है sin x, तो gx² का मान क्या हो जाएगा, भाई जहां पे x है वहां पे क्या करो, x² लिख दो। तो भाई इस प्रकार से आपको गॉफ x और
फॉग एक्स के मान मालूम पड़ जाएंगे। तो भाई जो ये फॉग एक्स और गॉफ एक्स हैं, यही है हमारा फलनों का संयोजन। जब हम x की जगह कोई साधारण वैल्यू ना रखकर x की जगह कोई फलन रख देते हैं, तो भाई दो फलन आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम फलनों का संयोजन। करते कैसे हैं भाई, जैसे यहाँ fx बराबर एक्स स्क्वायर था, वहां पे था gx बराबर साइन एक्स, तो आपने क्या किया, x की जगह gx रख दिया। अगर आप f के अंदर gx रख दोगे तो उसे हम बोलेंगे f ऑफ gx, फॉग x। भाई फिर आपने मान रख दिया और यहां पे क्या आंसर आ गया, साइन स्क्वायर x। सेम यहां पे जब हमने g में x की जगह fx रख दिया, तो भाई उसे हम बोलेंगे g ऑफ fx, गॉफ x। और भाई यहां पे वैल्यू क्या आ गई, साइन x स्क्वायर। अब यहां पर आप एक बात और देख लो, भाई दोनों की वैल्यू ना एक समान भी नहीं है। जो हमारा फॉग एक्स है वो साइन स्क्वायर एक्स है, जो गॉफ एक्स है वो साइन एक्स स्क्वायर है। अर्थात भाई फॉग एक्स और गॉफ एक्स यहां पर बराबर नहीं है। तो भाई अक्सर सवालों में आता क्या है, आपको एफ एक्स पता होगा, जी एक्स पता होगा, तो भाई वहां से आपको ना फॉग एक्स और गॉफ एक्स के ना मान पूछ देगा। और भाई कभी कभी ये भी कहेगा कि आप सिद्ध करो कि भाई फॉग एक्स बराबर नहीं है गॉफ एक्स। तो आप भाई बड़े ही आराम से ऐसे करके सिद्ध कर सकते हो कि फॉग और गॉफ बराबर हैं या नहीं है, या फॉग एक्स और गॉफ एक्स का मान क्या है। ठीक है भाई, अब भाई चलते हैं आगे। तो फलनों का संयोजन हो गया। अब हम देखेंगे कि जब हम फलनों का संयोजन कर देते हैं तो जो ये हमें फॉग एक्स और ये जो गॉफ एक्स प्राप्त होता है, इसमें डोमेन और रेंज किस प्रकार से बदलते हैं। अब भाई मान के चलो कि हमारे पास कोई फंक्शन है f, जो कि भाई a से b में है, और भाई कोई दूसरा फंक्शन है g, जो कि b से c में है। फंक्शन f जो है वो a से b में है, जो फंक्शन g है वो b से c में है। तो भाई इसे हम दिखाएंगे मैपिंग के द्वारा। ठीक है, जैसे भाई मान लो ये a है और ये है हमारा b। ठीक, ये हो गया a और ये हो गया b। तो भाई अगर हम फंक्शन f को दिखाएंगे, तो अगर हम x की वैल्यू लेंगे a से, तो भाई हमें b में जाकर fx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। तो भाई फंक्शन f के लिए ये वाला हो गया डोमेन और ये वाला हो गया रेंज। अगर आप यहां से x की वैल्यू लोगे तो हमें b में जाकर fx की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। अब भाई सीधा बना लो c। ठीक, ये हो गया हमारा c। अब भाई c में क्या सिस्टम होगा, g के लिए भाई g में आप x की वैल्यू यहां से लोगे। ठीक है, अर्थात आप x की जगह पर क्या रखने वाले हो, fx। तो आपको भाई यहां पर किसका मान प्राप्त होगा, दोबारा देख लो। फंक्शन f के लिए आप x की वैल्यू लोगे a से, तो आपको b में जाकर fx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो भाई ये आपके लिए हो गया डोमेन और ये आपके लिए हो गया रेंज। किसके लिए, f के लिए। फिर आ जाओ g में, g जो है वो b से c में है, तो भाई g वाले जो हैं b से x के मान उठाएंगे, तो यहां x का मान हो गया fx। अब अगर आप g में x की जगह fx रख दोगे तो हमें c में क्या प्राप्त होगा, हमें भाई c में प्राप्त होगा गॉफ x। समझ में आया, तो यहां हमें गॉफ x प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भाई हम x से चले, फिर हमें fx प्राप्त हुआ, और भाई c में पहुंचते पहुंचते हमें गॉफ x प्राप्त हो गया। अर्थात भाई अगर हम यहां से डायरेक्ट चलते तो हमें सीधे क्या प्राप्त हो जाता, गॉफ। अगर हम x से चलते सीधे यहां तो हमें गॉफ प्राप्त हो जाता। अर्थात भाई एक बात यहां से क्लियर हो गई है कि अगर हमें गॉफ निकालना है तो उसका डोमेन होगा हमारा a, और भाई रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारी c। तो भाई हमें डोमेन a से प्राप्त होगा और रेंज हमें प्राप्त होगी c से। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम करते हैं फलनों का संयोजन। पहले fx प्राप्त हुआ, फिर जब हमें gx निकालना पड़ा तो हमने x की जगह fx रख दिया,
तो हमें मिल गया गॉफ एक्स। तो अगर हम यहाँ सीधा ही चलें और सीधा ही गॉफ एक्स निकाल दें तो एक्स की वैल्यू आएगी ए से, और भाई गॉफ एक्स हमें प्राप्त होगा सी में, अर्थात यहां से डोमेन आएंगे और यहां से आएंगे रेंज। अब भाई डोमेन और रेंज आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे, ठीक है भाई, ये हम एक उदाहरण द्वारा यहां पर देख लेंगे। तो भाई इस बात को ना आप बहुत बारीकी से पहले नोट कर लो, फिर भाई यहां पर हम एक उदाहरण बनाएंगे जहां पर आपको हम गॉफ एक्स या फॉग एक्स, भाई उल्टा कर लोगे तो फॉग एक्स हो जाएगा, उनकी डोमेन और रेंज आपको निकालना सिखाएंगे। अब भाई डोमेन और रेंज को समझने के लिए हमने क्या किया है भाई, उदाहरण नंबर 15 लिखा हुआ है। तो भाई आप बुक से लेके ना मिला सकते हो, ये उदाहरण नंबर 15 है। यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f जो कि 2 3 4 5 से लेके 3 4 5 9 तक है। भाई दूसरा फंक्शन हमारे पास g है, 3 4 5 9 से लेके 7 11 15 तक है। और भाई यहां पर हमें कुछ वैल्यू दी हुई है। अब भाई इन वैल्यू का प्रयोग करके हम किस प्रकार से गॉफ का मान निकाल सकते हैं, यहां पर आपको हम सिखाएंगे। तो भाई सबसे पहले आप ना फंक्शन f को बना लो। कैसे बनाओगे भाई, मैपिंग से दिखाओ। सबसे पहले ये हो गया भाई 2 3 4 5, दूसरा है भाई यहां हो गया 3 4 5 9, ठीक। तो यहां तो आ गया फंक्शन f जो कि भाई इससे लेके इससे है। अब यहां पे मान रखो f2 का मान है 3, तो भाई f2 का मान हो गया 3, f3 का मान है 4, f3 का मान 4 आ गया। भाई यहां f4 f5 का मान 5 है, अर्थात f4 भी 5 है और f5 भी 5 है, अर्थात भाई यह बहु एक है, एकाएकी नहीं है। देख रहे हो, एकाएकी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि यहां 9 छूट गया है। हालांकि भाई हमें यहां इससे मतलब नहीं है। फिर आ जाओ जी पे, जी वाला है 3 4 5 9 जो कि हमने पहले लिखा हुआ है, 7 11 15, 7 11 15, और भाई यहां फंक्शन जी है जो कि यहां से लेके यहां तक है। अब भाई इसके मान दिखाओ, G3 और G4 का मान है 7, तो भाई G3 हो गया 7, G4 हो गया 7, ठीक। G5 और G9 दोनों का मान है 11, तो G5 11 और भाई G9 भी 11 है। तो पहले तो आपको ना ऐसे मैपिंग करनी है, जो भी भाई आपको वैल्यू पता हो उस हिसाब से आप यहां मैपिंग कर दोगे, ठीक है। अभी आपको मान निकालना है, इस मैपिंग को देखकर गॉफ के आपको मान निकालने हैं। तो भाई गॉफ के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर भाई आप बहुत बारीकी से देख लोगे। भाई आपको पता है कि डोमेन यहां से, तो भाई रेंज का आंसर यहां से आएगा। भाई ये वाला बीच में छूट जाता है अगर हमें गॉफ निकालना है तो। अब भाई 4 है यहां पे डोमेन में, तो हमें 4 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। आ जाओ भाई, सबसे पहले निकालोगे गॉफ 2, ठीक है, फिर हम निकालेंगे गॉफ 3, फिर भाई निकालेंगे गॉफ 4 और लास्ट में गॉफ 5, ठीक है। हमें ये 4 वैल्यू निकालनी है। आ जाओ भाई, कैसे निकालेंगे। गॉफ 2 को आप क्या लिख सकते हो, गॉफ, भाई इस प्रकार से लिखते हैं GF2, ठीक है। इसी प्रकार से इसे आप क्या लिखोगे, GF3, यहां पर GF4 और भाई यहां पर GF5, ठीक है। अब भाई यहां ध्यान दो, F2 का मान है 3, भाई F2 का मान है 3, ठीक। तो भाई यहां रख दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3। जो F3 है उसका मान है 4, सो यहां पे आ जाएगा G4। F4 का मान है 5, तो भाई यहां पे आ जाएगा G5, और F5 का मान भी 5 ही है, सो यहां आ जाएगा G5। फिर आ जाओ, G3 का मान है 7, ऊपर भी दिया हुआ है, तो भाई G3 का मान क्या हो जाएगा 7, G4 का मान हो जाएगा 7, G5 का मान हो जाएगा 11, और भाई यहां पर भी G5 है, तो भाई उसका मान भी 11 ही होगा। तो भाई देखा आपने, हमने गॉफ 2, गॉफ 3, गॉफ 4 और गॉफ 5 के मान भाई निकाल दिए, ठीक है। आप इसको देखकर भी निकाल सकते हो, और भाई अगर आपको ऐसी वैल्यू पता है तो भाई आप यहां से भी देखकर निकाल सकते हो।
अब भाई इसको हम फलन के रूप में कैसे लिखेंगे ये भी आप देख लो। जैसे आपसे कहे कि भाई गॉफ का मान निकालो, तो ध्यान देना है डोमेन ये वाली, रेंज ये वाली। भाई डोमेन ये वाली और रेंज यहां से। 2 का मान आ गया 7, तो भाई हो जाएगा 2, 7। अगला 3 का मान भी 7 है, तो यहां आ जाएगा 3, 7। फिर भाई 4 का मान है 11, सो यहां आ जाएगा 4, 11। फिर भाई 5 का मान भी 11 है, तो यहां आ जाएगा 5, 11। और ये हो गया हमारा गॉफ का मान। तो अगर आपको गॉफ को ना फंक्शन के रूप में लिखना है एकदम, तो भाई ऐसे आप लिख सकते हो। पहले तो आप मान निकालो फिर लिखो। और भाई इस प्रकार से आप एफ और जी की ना एक में ही मैपिंग कर सकते हो। अब भाई मैपिंग से एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां से यहां अगर लोगे तो आपको गॉफ का मान प्राप्त हो जाएगा, यहां से सीधा यहां। तो भाई समझ में आया कुछ कि जब हम फलनों का संयोजन करेंगे तो हम वहां पर डोमेन और रेंज भाई किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और भाई अगर हमें फॉग और गॉफ की ना डोमेन रेंज निकालनी हो, फलन का मान निकालना हो, तो भाई हम इस प्रकार से निकालेंगे। जब आप एक्सरसाइज पे पहुंचोगे तो जब भाई आप एक्सरसाइज पे पहुंचोगे ना, तो आपको प्रश्न नंबर 1 एकदम इसी प्रकार का मिलेगा हूबहू, और आपको भाई वो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक, अब भाई आ जाओ अपने दूसरे टॉपिक पर, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शंस। अब भाई ये प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, इनका नाम ही है इनवर्स, अर्थात भाई पावर -1। तो भाई इन्हें हम कैसे निकालेंगे और भाई यह हम जानेंगे कैसे कि कोई फंक्शन प्रतिलोम फलन है या नहीं है। तो भाई देख लो एक उदाहरण से, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है fx बराबर, जैसे भाई लिखा हुआ है 2x + 7। ठीक है, कोई फंक्शन है हमारे पास। अब मान लो अगर हम यहाँ भाई x की वैल्यू ना 3 रख दें, तो भाई 3 दूना 6 और 7 6 13। ध्यान दिया आपने भाई, जैसे ही हमने x की वैल्यू 3 रखी, fx का मान आ गया 13, तो हमने यहां लिख दिया कि f3 बराबर 13। अब भाई अगर कोई ऐसा फलन एग्जिस्ट करता हो जहां पर हम x का मान 13 रख दें और हमें फलन की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाए, उल्टा हो जाए, भाई x की वैल्यू 3 रखी तो फलन का मान 13 आ गया। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो हमारे पास जिसमें हम x का मान 13 रख दें और फलन की वैल्यू 3 आ जाए, तो भाई समझ जाओ कि वह इसका इनवर्स फंक्शन है। किस प्रकार से, अगर भाई कोई इनवर्स फंक्शन हो हमारे पास तो उसे हम बोलेंगे एफ इनवर्स। तो वहां अगर हम x की वैल्यू 13 रखेंगे तो भाई वहां उत्तर जो है वह 3 आना चाहिए। तो अगर भाई 3 आ गया तो समझो वह हमारा प्रतिलोम फलन है, इनवर्स फंक्शन है। लेकिन भाई यहां पर ना कुछ बातें आपको बहुत बारीकी से याद रखनी पड़ेंगी कि भाई हर एक फंक्शन का प्रतिलोम फलन आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई सबके प्रतिलोम फलन होते ही नहीं हैं। केवल कुछ फंक्शन होते हैं जिनके ना प्रतिलोम फलन होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि भाई अगर परीक्षा में कभी आ जाता है कि भाई फला फंक्शन हमें दिया है, तो भाई ज्ञात करो कि इसका प्रतिलोम फलन होता भी है या नहीं होता है। तो भाई कितने तरीके हैं कि आप जान सकते हो कि इसका प्रतिलोम फलन होता है या नहीं होता है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि अगर केवल आपसे पूछ दे कि इसका प्रतिलोम फलन होगा या नहीं होगा, या भाई कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि भाई ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि fx का प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है या नहीं है। तो भाई सबसे पहली कंडीशन है प्रतिलोम फलन होने के लिए कि वह हमेशा अगर कोई फलन एकैकी आच्छादी है, अर्थात एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, 1 1 और ऑन टू, भाई मिला के बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो भाई पक्का उसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई सबसे अच्छी पहचान यही है। अगर कोई फंक्शन नॉर्मली लिखा हुआ है इस प्रकार से भाई कोई फंक्शन लिखा हुआ है, या भाई मान लो कोई फंक्शन हमें इस प्रकार से लिखा हुआ है 1, 3
ऐसे भाई लिख दे 1,4, 2,6, 3,8, इस प्रकार से भाई कोई फंक्शन लिखा हो और आपसे कह दे कि क्या हम इस फंक्शन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, तो भाई सबसे मस्त तरीका यही है कि आप सबसे पहले देख लो क्या ये एकाएकी आच्छादी है। तो ये एकाएकी आच्छादक नहीं है, ये बहुएक है। यहाँ भी एक है, यहाँ पर भी एक है। डोमेन रिपीट हो गए, जहाँ पर डोमेन रिपीट हो जाए जान जाओ वो एकाएकी तो होगा नहीं। अगर एकाएकी नहीं होगा तो इसका आप एफ इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं, होगा ही नहीं तो ज्ञात कहाँ से करेंगे। तो भाई पहली कंडीशन समझ में आ गई कि एकाएकी आच्छादी अगर होगा तो उसका प्रतिलोम फलन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर भाई हमारे पास दूसरी कंडीशन है, अगर हमें कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया है, जो f है वो x से y में है और भाई जो g है वो y से x में है, जस्ट उल्टा होंगे। जो f है वो x से y में है, जो g है वो y से x में है। ठीक है, अगर हम ज्ञात कर पाएंगे बाद में, अगर मान लो हमने ज्ञात कर लिया कि हाँ भाई इसका प्रतिलोम फलन होता है, तो लास्ट में आंसर यही आएगा कि f का जो इनवर्स होगा वो g के बराबर होगा, अर्थात जो g होगा वह f का प्रतिलोम फलन होगा। लेकिन भाई उसकी कंडीशन क्या है, भाई यहाँ पे कंडीशन मेन वैल्यू रखती हैं कि भाई हमेशा गॉफ x का मान x के बराबर आ जाए, और भाई दूसरी कंडीशन है कि फॉग y का मान y के बराबर आ जाए। तो भाई अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन इस प्रकार से हैं कि f जो है x से y में है, g जो है y से x में है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे गॉफ x, उसका मान x आना चाहिए, फिर हम निकालेंगे फॉग y और भाई उसका मान y आना चाहिए। अगर कोई दो फंक्शन इस प्रकार की कंडीशन भाई पूरी कर देते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि f का इनवर्स g के बराबर होगा, अर्थात जो g वाला होगा वह f का प्रतिलोम फलन होगा। तो भाई हमें निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे ही हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ भाई दो मोटी मोटी कंडीशंस हैं। भाई ये ज्यादा अच्छी है ये वाली कंडीशन, भाई अगर सवाल ऐसे वाले हैं तो वहां आप भाई देख के ही बता सकते हो कि इसका हम लोग प्रतिलोम फलन ज्ञात भी कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर केवल देखने को बोले कि भाई ज्ञात हो सकता है या नहीं, तो आप ये वाली कंडीशन लगाओ। लेकिन अगर कह दे कि भाई पहला कि ज्ञात हो सकता है या नहीं, और अगर है तो ज्ञात करके बताओ, तो आप भाई ये वाला यूज करो। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि आप भाई चेक भी कर लोगे कि प्रतिलोम फलन इसका होता है या नहीं होता है, और भाई उसका मान भी आप निकाल लोगे। अगर होता है तो उसका मान हम निकाल के बताएंगे कि भाई अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है भाई, तो समझ में आया कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। अब भाई आपको एक उदाहरण के द्वारा हम बताएंगे कि इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब भाई देखो हमने उदाहरण नंबर यहाँ 23 लिखा हुआ है, जहां पर आपको हम भाई करके बताएंगे कि कोई फंक्शन प्रतिलोम फलन है या नहीं है, और अगर है तो उसका हम प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो भाई आ जाइए उदाहरण नंबर 23 पर। कोई फंक्शन है n से y में है और भाई फंक्शन का मान है fx बराबर 4x+3, जहां y क्या है, y है, y बिलोंग्स टू n और y का मान हम 4x+3 यूज कर सकते हैं। भाई वैसे भी इसके पहले सवालों में हम जब भी हमें fx को कुछ मानना होता है हम हमेशा y ही मानते हैं। fx को आप y मान सकते हो, और भाई fx का मान क्या है 4x+3 बराबर हो गया y। तो जैसे ही आप fx का मान रखते हो और बराबर y आता है तो वहां से सबसे पहले आप x का मान निकाल लिया करो। तो यहां हो जाएगा 4x = y-3, सो x = y-3/4। अब भाई यहां आ गया x बराबर y-3/4। अब ये वाली जो वैल्यू है यह हमेशा gy के बराबर होगी, gy = y-3/4, जहां पर भाई g कोई फंक्शन है जो y से n तक है। अगर भाई f वाला n से y तक है तो g वाला y से n तक है, क्योंकि भाई ये इसका इनवर्स फंक्शन है। बस हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि gy वाला fx का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है,
अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाला भाई इनवर्स फंक्शन है? तो भाई हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले आप गॉफ एक्स का मान निकालो। तो भाई गॉफ एक्स का मान कैसे निकालोगे? जी और यहां रखोगे एफ एक्स। तो भाई जी एफ एक्स का मान क्या है? 4x प्लस 3। अब भाई जी में जहां पर भी y हो वहां पे आप क्या मान रखोगे? एफ एक्स प्लस 3। तो भाई यहां लिखा है y माइनस 3, तो y का मान हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, और भाई मान क्या आ गया गॉफ एक्स का? x आ गया। तो भाई गॉफ एक्स का मान हमारा आ गया x। और भाई अब यहां हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है। दूसरी वैल्यू होती है फॉग y। ठीक है, फॉग y कैसे निकालोगे? f के अंदर आपको gy रखने पड़ेंगे। अब f के अंदर gy कैसे रखोगे? तो भाई gy का मान क्या है? सबसे पहले ये रख लो, gy का मान है y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, अब f में जहां जहां x हो वहां क्या रख दोगे? y माइनस 3 अपॉन 4। और भाई f लिखा है ये वाला 4 इंटू x का मान रख दो ये वाला y माइनस 3 अपॉन 4, और भाई प्लस 3। 4 4 कैंसिल, यहां क्या बचेगा? y माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, मान क्या आ गया? y। सो भाई यहां से फॉग y का मान y आ गया। तो भाई देखो यहां पर दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई। गॉफ x का मान x आ गया, फॉग y का मान y आ गया। अगर भाई ये दोनों ही कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आप भाई सीधा लिख सकते हो आंसर में कि हमारा जो f इनवर्स होगा वह g के बराबर होगा। अर्थात जो हमारा g है वह f का प्रतिलोम फलन होगा। और भाई g कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो अगर आपको भाई प्रतिलोम फलन लिखना है तो उसका प्रतिलोम फलन g होगा, और g का मान क्या है? gy बराबर y माइनस 3 अपॉन 4। तो भाई अगर इस प्रकार से कोई भी सवाल आता है जिसमें आपसे कह दे कि भाई फला फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्या इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है? और अगर ज्ञात किया जा सकता है तो भाई ज्ञात करके बताओ। तो हमारे पास ये वाला तरीका रहेगा। सबसे पहले आप y मान लो, y मान के ना x का मान निकाल लो, जो भी x का मान आएगा वो gy होगा। फिर आप वहां से गॉफ x और फॉग y के मान निकालो। गॉफ x का मान x के बराबर आना चाहिए, फॉग y का मान y के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो आप सीधे लिख दो कि जो g होगा वह f इनवर्स के बराबर होगा। और अगर ऐसा नहीं आता है तो आप भाई लिख दोगे कि जो fx है उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे केवल कहे कि क्या इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, क्या इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, निकालने को ना कहे कि निकालो मत, खाली बता दो कि हाँ इसका प्रतिलोम है या नहीं है, तो सबसे मस्त तरीका भाई क्या है कि इसको आप एकाएकी आच्छादी प्रूव कर दो। अगर ये वाला फंक्शन एकाएकी आच्छादी होगा तो इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर केवल कहे कि भाई बता दो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो एकाएकी आच्छादी कर दो। अगर कहे कि भाई निकाल के बताओ तो फिर ऐसे निकाल के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहां से प्रतिलोम फलन क्लियर हो गया। अब हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 1 पर। यहां पर भाई एक सवाल लिखा हुआ है कि f जो है वो 1 3 4 से 1 2 5 तक है, जो हमारा फंक्शन g है वो 1 2 5 से 1 3 तक है, और भाई हमें f और g की ना वैल्यू पता है। ठीक, तो भाई सबसे पहले इसको आप ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। f जो है वह 1 3 4 से 1 2 5 तक है, ये हो गया हमारा f। फिर भाई g जो है वह 1 2 5 से 1 3 तक है, ये हो गया हमारा g। ठीक, अब भाई वैल्यू देखो 1 से 2 तक है तो भाई 1 से हो गया 2। ठीक, 3 से 5 है तो हो गया 3 से 5। फिर भाई 4 से 1 है तो हो गया 4 से 1। क्लियर। फिर g में आ जाओ, 1 से 3 है तो 1 से 3 कर लो g में।
फिर 2 से 3 है तो भाई 2 से 3 कर लो, फिर भाई 5 से 1 है तो आप 5 से 1 कर लो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको ना GOF पता चल जाएगा। ठीक, तो भाई सवाल में कह रहा है कि हमें GOF ही तो ज्ञात करने हैं, तो भाई GOF कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमारा डोमेन होगा और यहाँ से लेंगे हम रेंज। तो देखो भाई यहाँ पर 3 वैल्यू हैं तो हमें तीनों वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेंगी। पहले निकालेंगे GOF 1, फिर है GOF 3 और भाई फिर निकालेंगे GOF 4 का मान। ठीक, आप GOF 1 पे आ जाओ। भाई GOF 1 को आप क्या लिख सकते हो? GF1 इस प्रकार से, इसको आप लिख सकते हो GF3 और भाई इसको लिख सकते हो GF4। ठीक, ये भाई 4 लिखा हुआ है। अब आ जाओ GF1। अब भाई F1 का मान क्या है? 1 का मान है 2, GF1 F1 का मान है 2, सो यहां आ जाएगा G2। अब F3 का मान है 5, यहां से भी देख सकते हो भाई 3 का मान है 5। ठीक, तो यहां रख दो आप, यहां आ जाओ G5। फिर भाई यहां है F4 का मान है 1, सो यहां आ जाएगा G1। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, G2 का मान क्या है? भाई G2 का मान है 3, तो वैल्यू आ गई यहां पे 3। G5 का मान है 1 और भाई G1 का मान है 3। तो भाई इस प्रकार से आपने वैल्यू निकाल ली। अब यहां से आप GOF की वैल्यू निकाल सकते हो एक ही बार में। कैसे? 1 का मान आया है 3, तो इसे लिखेंगे हम 1, 3 का मान आया है 1, सो इसे लिखेंगे 3, 1। फिर भाई 4 का मान आया है 3, तो यहां हो जाएगा 4, 3। तो भाई इस प्रकार से आप GOF की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई यही वाला आपको हमने एक उदाहरण बताया था, तो भाई कहा था कि प्रश्न नंबर 1 बिल्कुल उसी प्रकार से है। तो भाई सेम सवाल था, हमने वैसे ही हल किया है और आप बड़े ही आराम से GOF की वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 2 पर। यहां पर हमारे पास 3 फंक्शन है F, G और H। ठीक है, R से R में फलन है और भाई हमें यहाँ 2 खंड पता है और भाई हमें दोनों खंड प्रूव करने हैं। पहला है F प्लस G ऑफ H इक्वल टू FOH प्लस GOH और भाई दूसरा खंड है F इंटू G ऑफ H इक्वल टू F ऑफ H इंटू G ऑफ H। ठीक, तो भाई दोनों को ना हमें प्रूव करना है। तो भाई प्रूव करने से पहले ना हमें कुछ बातें जान लेना जरूरी है जो भाई हमने कक्षा 11 में पहले ही पढ़ी हुई हैं फंक्शंस के बारे में। तो भाई वहां हमें ना 4 चीजें पढ़ाई गई थी फंक्शन को भाई जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के बीच में। इस प्रकार से अगर भाई कोई फंक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है f प्लस जी एक्स, ठीक है, तो भाई उसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो fx प्लस जी एक्स। अगर लिखा है f प्लस जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, सेम भाई आप कर सकते हो माइनस के साथ में। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हो f माइनस जी एक्स इक्वल टू, तो भाई यहां हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। गुणा में भी कर सकते हो f इंटू जी और बाहर लिखा हो x, तो भाई लिख सकते हो एफ एक्स इंटू जी एक्स। सेम भाई भाग में कर सकते हो आप इस प्रकार से। अगर कहीं पे लिखा हो तो भाई यहां लिख सकते हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बस भाई यहां पर एक शर्त रहेगी कि जी एक्स का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो भाई ये चारों ही चीजें कक्षा 11 में आपको फलन में पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो भाई इनका ही प्रयोग हम यहां कर सकते हैं। जैसे लिखा है f प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये बिल्कुल पहला वाला सवाल है। अब यहां लिखा है f प्लस जी ओ एच। अब भाई इसे कैसे लगाएंगे, ध्यान देना है भाई। अगर यहां से आप o हटाओगे तो यहां x लगानी पड़ेंगी। इस प्रकार से देखना f प्लस जी, भाई यहां पे हो जाएगा एच एक्स। इस प्रकार से f प्लस जी इंटू एच एक्स। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम x मान के चलें, जो ये एच एक्स है, अगर इसको हम x मान के चलें तो भाई सूत्र हमारा ये वाला लग जाएगा f प्लस जी एक्स बराबर क्या होगा एफ एक्स।
तो सबसे पहले यहां लिखोगे एफ एक्स, तो भाई x का मान क्या है, x का मान है hx। फिर लिखोगे जी एक्स, तो भाई x का मान क्या है, x का मान है hx। अब बताओ ये किसका मान हो गया, ये मान हो जाएगा FOH का, FOH का ये वाला मान है, और ये वाला मान किसका हो जाएगा, ये मान है GOH का। x आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है भाई, चर तो आप कोई भी लगा सकते हो, x y z आपका जो मर्जी हो वो लगा सकते हो। तो भाई इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अब जो ये वाला है ये सॉल्व होगा नंबर 3 वाले से, जो हमारा गुणा वाला है। देखना कैसे, f इंटू जी। अब भाई वही तरीका है, o हटाओ तो x लगा दो, तो भाई h को आप लिख दो hx इस प्रकार से। अब इसे मान लो x, तो f इंटू जी एक्स का मान क्या होता है, भाई वहां लिखा हुआ है एफ एक्स, तो x को हम hx रख रहे हैं, तो यहां हो जाएगा इंटू में और यहां आ जाएगा hx। अब इसका मान क्या होगा, ये है हमारा FOH और ये क्या है, ये होगा हमारा GOH। तो भाई इस प्रकार से दोनों ही आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये तो भाई बड़े ही सिंपल चीजें थी, क्योंकि ये कक्षा 11 में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पर। दो खंड हैं, fx और gx दोनों में हमें पता है, और हमें मान निकालना है फॉग का और गॉफ का। तो भाई बड़ा ही सिंपल रहेगा, यहाँ fx है मॉड्यूलस x और भाई gx है मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2। तो सबसे पहले आते हैं फॉग पर, तो भाई निकाल लो मान। फॉग x का मान क्या हो जाएगा, भाई फॉग x को आप क्या लिख सकते हो, f में gx लिख दो इस प्रकार से, ठीक है। तो भाई f के अंदर अगर आप gx लिखोगे तो भाई gx का मान क्या है, 5x माइनस 2 इस प्रकार। तो भाई यहां आ गया 5 मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2। अब ये x का मान है और x का मान है मॉड्यूलस x, तो भाई सीधा ही आप फॉग x का मान निकाल सकते हो मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है भाई। ये हमारा x का मान था जो हमने यहां रख दिया, फॉग x मालूम हो गया। अभी भाई निकाल दो गॉफ x। अब गॉफ x कैसे निकालोगे, भाई g के अंदर आपको fx रखनी पड़ेगी। अब g के अंदर fx रखोगे तो भाई fx का मान है मॉड्यूलस x इस प्रकार से। अब भाई यहां लिखा है कि g मॉड्यूलस ऑफ x। अभी क्या करना है कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिख दोगे, वहां वहां आप लिखोगे मॉड्यूलस x g में। तो भाई इसका मान क्या हो जाएगा, पहले लगा लो मॉड्यूलस, फिर यहां लिखा है 5x माइनस 2, तो 5 और x का मान मॉड्यूलस x और माइनस 2। तो भाई ये हमारा मान हो जाएगा गॉफ x का। जहां जहां x था वहां हमने क्या रख दिया, मॉड्यूलस x। सेम हमें यहां करना है। सबसे पहले आप निकालो फॉग x। भाई फॉग x क्या हो जाएगा, f में आपको gx रखने हैं, और भाई gx का मान क्या है, तो f में आपको क्या रखना है, x की पावर 1/3, ठीक। अब जहां जहां x हो वहां आप क्या रख दोगे, x की पावर 1/3, तो रखो भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 इंटू यहां है x क्यूब, तो x का मान रखो x की पावर 1/3 और भाई उस पे लगा दो क्यूब, दोनों ही पावर कैंसिल हो जाएंगी, मान आ जाएगा 8x। समझ में आ गया। अब भाई आ जाओ गॉफ x पे। गॉफ x का मतलब होता है कि g के अंदर आपको fx रखने हैं, और भाई fx का मान है 8x क्यूब। तो भाई जहां जहां x लिखा है वहां क्या रखोगे, 8x क्यूब, और gx का मान क्या है, x की पावर 1/3, ठीक है। तो भाई देखो x की पावर 3 की पावर 1/3 तो x हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 उसका मान आएगा 2x। भाई 1/3 का मतलब है घनमूल, तो 8x क्यूब का घनमूल होगा 2x। तो यहां फॉग x का मान आ गया 8x, गॉफ x का मान आ गया 2x। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पर। लिखा हुआ है fx बराबर 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, जहां x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए।
अगर भाई 2/3 मान रखोगे तो भाई नीचे वाला पद 0 आ जाएगा और fx जो है वह डिफाइंड नहीं होगा। तो भाई हमें मान निकालना है f(of(x) का मान x ज्ञात करो। यहां से आप पहली बात देख लो, जब हम किसी फलन को प्रतिलोम फलन भाई सिद्ध करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, वहां भाई करते हैं fog y का मान y आ जाए और gof x का मान x आ जाए। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन में फॉफ x का मान x आ जाए तो भाई आप समझ जाओ कि वह फंक्शन स्वयं का प्रतिलोम होगा। यह फंक्शन अपने आप का ही प्रतिलोम है। ठीक है, पहली बात। अभी हमें फॉफ x का मान x करना है, तो भाई रखो यहां पे, यहां लिखोगे फॉफ x, भाई इसका मान क्या हो जाएगा, f के अंदर आप fx रख दोगे इस प्रकार से। अब भाई ध्यान देके रखना है, f के अंदर fx, तो सबसे पहले 4, अब x का मान क्या रखना है, x का मान आपको यही रखना है। सो हो जाएगा यहाँ 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 अपॉन में आ जाओ, 6 लिखा हुआ है और x का मान फिर से यही रखना है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और यहाँ है -4। ठीक है, अब भाई सीधा आपको एलसीएम लेना है बड़ा सा। पहले यहाँ पे एक एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा 6x - 4, यहाँ 4 से गुणा कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, 4 चक्कू 16x + 4 तियाँ 12, 3 से यहाँ गुणा कर दो तो भाई क्या आ जाएगा, 6 तियाँ 18x - 4 तियाँ 12। यहाँ पे आ जाओ, 6 से यहाँ गुणा करो और भाई यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 6x - 4, 6 से गुणा करोगे तो 6 चौक 24x + 6 तियाँ 18। अब भाई यहाँ गुणा करो, यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24x और 4 चक्कू प्लस के 16। अब ध्यान देना, 12 12 कैंसिल, 24x कैंसिल, 6x - 4 और 6x - 4 कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा ध्यान दो, 16 और 18 34x और नीचे क्या बचेगा 16 और 18 34, काटोगे तो क्या बचेगा x। अगर किसी फंक्शन में f(of(x) का मान x आ जाए तो भाई समझ जाओ कि वह वाला फंक्शन अपने आप का ही प्रतिलोम होगा। क्योंकि भाई वैसे तो हम लोग gof x का मान x निकालते हैं तो जो g वाला होता है वो f का प्रतिलोम होता है। तो अगर हम g की जगह fi रख दें और f(x) का मान x निकाल दें तो समझ जाओ कि भाई जो f होगा वह f का प्रतिलोम होगा। तो भाई आप यहाँ एक लाइन नीचे लिख दोगे कि जो फंक्शन f है वह स्वयं का प्रतिलोम होगा। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 5 पर। कह रहा है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। अब भाई हमारे पास यहाँ 3 खंड हैं और हमें यह बताना है कि जो हमारे फंक्शन f है, g है और यहाँ h है, क्या इनके प्रतिलोम होंगे। केवल आपसे पूछ रहा है कि क्या होंगे। अगर भाई केवल ये पूछ रहा हो तो भाई बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो भाई, इनकी मैपिंग बना लो इस प्रकार से। कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 और भाई इधर है केवल 10, f फंक्शन है कोई। कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10, 2 से 10, 3 से 10 और भाई 4 से 10। इसकी बना लो। कहाँ से कहाँ तक है, 5 6 7 8, 1 2 3 4। भाई कह रहा है कि 5 वाला 4 पे है, फिर 6 वाला 3 पे है, फिर 7 वाला 4 पे है, फिर भाई 8 वाला 2 पे है। आगे फिर भाई h वाला बना लो इस प्रकार से। कहां से कहां तक है, 2 3 4 5, इधर है 7 9 11 13, 2 वाला 7 पे है, 3 वाला 9 पे है, 4 वाला 11 पे है और भाई 5 वाला 13 पर है। ठीक है, तीनों ही फंक्शन को आप ध्यान से देखो और जरा हमें बताओ कि क्या ये एकैकी आच्छादी है।
तो भाई आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा कि यह एकाएकी नहीं है, क्योंकि भाई या तो बहु एक है, एक पे तो 4 लोग लगे हैं, तो भाई ये हो गया बहु एक। और अगर ये एकाएकी आच्छादी नहीं है तो ये वाला भाई जो फंक्शन है इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। केवल उसी का एग्जिस्ट करता है जो एकाएकी और आच्छादक दोनों होता है। आच्छादक तो है लेकिन ये एकाएकी नहीं है, पहली बात तो भाई। दूसरी बात आ जाओ भाई इस पे, क्या ये वाला एकाएकी है? नहीं है, क्योंकि 4 पे 2 लोग हैं, 5 भी है, उधर 7 भी है, तो भाई ये वाला भी एकाएकी नहीं है। एकाएकी नॉट, आच्छादक है लेकिन भाई, आच्छादक तो यस कर लो, लेकिन भाई एकाएकी नहीं है। ऊपर वाला भी एकाएकी नहीं है लेकिन आच्छादक है, लेकिन भाई दोनों ही चीजें होंगी तभी वो प्रतिलोम फलन उसका हो सकता है। अब यहां पे देखो, ये वाला भाई दूर से ही लग रहा है, चमचमा रहा है एकदम कि भाई एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। सब लोग ऑक्युपाइड हैं मतलब आच्छादक है, और भाई सिंगल से सिंगल जुड़े हुए हैं अर्थात एकाएकी भी है। तो यहां आप लिख दोगे कि ये वाला एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। और अगर एकाएकी आच्छादक दोनों है तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, बाकी दो के नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 से आगे क्या करेंगे भाई, हम अगले वीडियो में हल करने वाले हैं।